चलो तो ध्यान देना है कि हम लोग लास्ट क्लास में जब आपको हमने पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ऑर्डिनेट्स में हम कैसे मान लीजिए कि पॉइंट को लोकेट करते हैं। और वह लोकेट करने का मेथड हमारे पास दो मेथड था, जिसमें हमने एक में लोकेशन और एक में हमने डिस्टेंस और उसका क्या मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो मैंने बता दिया था। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट का अगर हमको लोकेशन दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट का अगर लोकेशन दिया हुआ है तो हम उसका कैसे मान लीजिए कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट से कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको हम बता रखे थे। और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ स्क्वायर रूट्स के बारे में मैंने जानकारी दिया था कि कैसे आप मान लीजिए 0.2, 0.4, 0.3, 0.04 है ना, इन सारी चीज़ों का आप कैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता रखा था। तो क्या मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं या फिर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का एक रिवीजन करा दूं? रिवीजन करवा दें? तो चलिए, तो मैं एक एक प्रॉब्लम में लेता हूं और उसी पे हम दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक साइड यहाँ पे मेंशन करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और बोले यहाँ तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए बाबू, ध्यान देना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी x और y है ना, आपको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले में आपको x और y दिया हुआ है और एक पॉइंट है जिसका लोकेशन आपको मिला हुआ है x, y, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन का जो हमारा लोकेशन या फिर इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 अगर आपका x और y है तब, x, y है तब नहीं। यहीं पे अगर आपका तीन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, y और z तो 0,0,0। अब देखिए तो यहाँ से जो पॉइंट P हमारा जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x, y दिया हुआ है, तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो ये जो आपका यहाँ से y एक्सिस का जो डिस्टेंस है, यानी x एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा ये वैल्यू हमारा y है, ठीक है। और यहीं पे हम बात करेंगे कि y एक्सिस से, ये y एक्सिस से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा x है। तो फिर आपका इस y एक्सिस से यहाँ का भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो x होगा, अरे हाँ या ना। और यहाँ से यहाँ का भी आप y बात कर सकते हो। अब चलो, अभी हम लोगों को O से P का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन O का लोकेशन और P का लोकेशन, O का कोऑर्डिनेट और P का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम है। O का कोऑर्डिनेट आपका 0,0 ओरिजिन का और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। अब ध्यान दीजिए इसमें कि अगर हमको OP का अगर मान लीजिए कि जो वैल्यू अगर निकालना हो, अगर OP का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर से आप ये वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं। हम लोग x2, y2, x, y को मान लिए और x1, y1 हम लोग 0 को मान लिए। तो देखिए तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस आपका आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो चलिए, हम लोगों को OP का डिस्टेंस मिल गया। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में जो कंसेप्ट है कि इसमें हम लोगों को पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ रहेगा और उस लोकेशन से हम लोगों को दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पोलर पे मेहनत करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट आपका क्या है कि इसमें जो आपको रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका मिला हुआ रहेगा, इसमें जो पॉइंट के लोकेशन या इसमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिले होते हैं, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें P और इसको बोले तो r, थीटा में आपका दिया हुआ रहता है।
यहाँ पे आपको x, y नहीं है, यानी x डायरेक्शन में ये वैल्यू और y डायरेक्शन में ये वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा r, थीटा, ये तो आपका ओरिजिन फाइनल। अब ये r, थीटा का मतलब क्या है, तो O से P के डिस्टेंस को हम लोग r कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड P, या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट O एंड P, जो कि हम लोग r से डिनोट करते हैं। और ये OP जो लाइन है x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये आपको यहाँ पे दे दिया लेके थीटा। तो ये आपका यहाँ पे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये है, यानी इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आपको डिस्टेंस पॉइंट O और P के बीच में निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है हम लोगों को कि कैसे, अगर मान लीजिए हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में अगर किसी पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मान लीजिए कि हम लोगों को किसी पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है तो उसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट P से x एक्सिस पे एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और लेट दैट इसका नाम हम लोग रख लेते हैं m, हाँ या ना। तो आपका अभी जो ये इमेजिनरी लाइन है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर आप ड्रॉ किए तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, घड़ी खुल भी जाएगा, गिर भी जाएगा, क्लास में ही रहेगा, लेकिन AP सर की ये बातें जो बोल दिए वो निकल जाएंगे तो फिर आपको सुनने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग को अभी थोड़ा सा सीरियस कम है, तो अभी हम कैमरा यहाँ लगा लिए हैं कि यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ भी दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर क्या होगा कि जब आप ऑलरेडी फिजिकली आप क्लास में प्रेजेंस हो तो आप यहाँ पे अच्छे से सीखो, डाउट आप पूछो, जो बातें नहीं समझ में आएगी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार में क्लियर होगा, उसको क्लियर करेंगे। और आपको हम बताते हैं कि अगर आप साइंस में अगर पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहला आपके लिए टारगेट होना चाहिए कि आपका फिजिक्स सबसे अच्छा हो। और फिजिक्स आपका तब सबसे अच्छा होगा जब आपका मैथ का सपोर्टिंग आपको मिलेगा। मैथ्स अच्छा रहेगा तो फिजिक्स अपने आप अच्छा हो जाएगा, और जब फिजिक्स अच्छा हो जाएगा तो केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। फिजिक्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो ना आप IIT का सपना देखो, ना आप नीट का सपना देखो। ये दोनों कंपटीशन के लिए, ये दोनों तो मान लीजिए जनरली हम लोगों के टंग पे है कि IIT या नीट। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जिन बच्चों का फिजिक्स बढ़िया नहीं है वो जीवन में वो एग्ज़ाम को क्रैक करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो बच्चों अभी आप लोगों की पढ़ाई की OI मैंने स्टार्ट किया एकदम बेसिक से। आप देखना कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया और ये कहाँ तक सब्जेक्ट जाएंगे, और हर जगह आपको एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको आता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आता, आपको आता है, लेकिन आप जितने कंसस होकर सुनोगे तो हो सकता है कि उसी छोटी बात में मैं कोई एक ऐसा बात बोल जाऊँगा जो बात आप पहली बार सुन रहे हो। तो इसलिए एकदम कंसस होकर ध्यान दे के सीखना है, पढ़ना है, समझना है, और जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे आपको पूछना है। ऐसे भी मेरा ये 4th पीरियड का क्लास इसलिए मैं लिया हूँ कि आप लोगों में कंसंट्रेशन की कमी है, मुझे कंसंट्रेशन भी आप लोगों में जगाना है, पढ़ाई के प्रति कॉन्फिडेंस भी देना है, और कुछ करने के लिए आपके अंदर में एक आग जलनी चाहिए, तभी जाके आपका वो मकसद पूरा होगा। अभी आप लोग एकदम सब बुझे हुए राख हो, है ना, आ गए झोला उठा के बैग टांग के आए, 2 घंटे क्लास किए, फिर दम भर खाना खाए, गर्दन तक पानी पी लिए, बैठे हुए हैं। बीच में मन किया तो उससे बात कर लिए, मन हुआ तो उससे बात कर लिए, सर भी आए गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होना है। जब क्लास में आ गए, क्लास में जब हैं, सर इतने ही देर पढ़ाई करेंगे, लेकिन उतना ही देर का पढ़ाई फिर अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने क्या सीखा। आप इतना देर टाइम दे रहे हो तो कुछ मकसद से दे रहे हो ना, ऐसे इस गर्मी में भूखे कौन बैठेगा। या हम ही क्यों अभी 1 बजे से 2:30 बजे में हम ही खाना खा के सो जाते, तो क्यों आप लोग को पढ़ाने आए हैं। तो चलो ध्यान दो, अब बिल्कुल बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर टॉपिक मेरा छूट जाएगा। जितना आप लोग पीस में रहेंगे, जितना अटेंटिव रहेंगे, देखो कि फिजिक्स कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो अभी हम लोग पॉइंट P से हम लोग x एक्सिस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो स्वाभाविक है आपका ये 90 डिग्री है। अब देखो तो आपके पास अब राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे बन गया है, राइट एंगल ट्रेंगल OMP बना है, जिसमें आपका राइट एंगल क्या है 90 डिग्री, थीटा आपका यहाँ। इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो
पोलर कोऑर्डिनेट में आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दिए हुए होते हैं और थीटा के वैल्यू दिए होते हैं, जबकि कार्टिजन कोऑर्डिनेट में ध्यान देना है, कार्टिजन, अब इसको यहाँ पे अगर मान लो तुम थीटा मान लो, तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट में तुमको बेस का और परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम रहता है, आपको हाइपोटेनस और थीटा का वैल्यू मालूम नहीं होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आपको हाइपोटेनस और थीटा का वैल्यू मालूम है तो बेस और परपेंडिकुलर निकालिए, और कार्टिजन कोऑर्डिनेट में बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है तो हाइपोटेनस और थीटा निकालिए। समझ रहे हो ना? तो चलो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन को यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो आपका जो इस लाइन का भी हम लोग नाम m ही रखते हैं, ठीक है ना, चूँकि हम एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो आपका O से M का डिस्टेंस आपका x और M से P का डिस्टेंस आपका y। और राइट नाउ यहाँ हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान देना है कि इन राइट एंगल ट्रेंगल OMP यानी OMP के राइट एंगल ट्रेंगल में है ना कि साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान देना है बाबू रे, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस पढ़े हो, तब परपेंडिकुलर आपका OP है, परपेंडिकुलर तो आपका OP है, रे गधा OP नहीं है, OP तो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है PM या MP, PM या MP। तो चलो लिखते हैं MP बाय हाइपोटेनस क्या है, OP है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो कहाँ ध्यान है, जब पूछ रहे हैं बोल रहे हो यस सर OP आपका यहाँ परपेंडिकुलर है, OP हाइपोटेनस है। तो चलो यहाँ पे देखना है कि अब हम लोगों को MP का वैल्यू मालूम नहीं है, MP का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम यहाँ MP लिखते हैं, लेकिन OP का वैल्यू मालूम है हमारा क्या, स्मॉल r। तो यहाँ से साइन थीटा, तो देखो तो MP इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। समझ में आया? तो आप यहाँ पे अभी आप MP का वैल्यू आप निकाल लिए हो, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो इसी में हम लोग बात करेंगे cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है OM, और 1 सेकेंड आपका ये हाइपोटेनस OP। यहाँ पे आपको बेस का वैल्यू मालूम नहीं है तो मैं यहाँ OM लिखूँगा और इसका वैल्यू मालूम है। अब यहाँ से OM इक्वल टू आ जाएगा आपका r cos थीटा, हाँ या ना? अब चलो एक बात हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में r कोमा थीटा यानी आपको हाइपोटेनस यानी OP का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, और लाइन OP जो आपका है x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो आपको थीटा दिया हुआ है। लेकिन कार्टिजन कोऑर्डिनेट में आपको तो OM कोमा MP होता है यानी x कोमा y। अगर ये वैल्यू आपका x का है तो ये वैल्यू आपका y का है। तो अभी जो आप OM निकाले हो तो ये आपका क्या आ गया, r cos थीटा, ये आपका क्या आ गया, r sin थीटा। अब हम इसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टिजन कोऑर्डिनेट में अगर नोट करना चाहें तो देखिए तो x कोमा y, तो x का वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू आपका r sin थीटा। तो देखो आपको पोलर कोऑर्डिनेट में जो r कोमा थीटा आपका वैल्यू था वो आपका कार्टिजन कोऑर्डिनेट में r cos थीटा कोमा r sin थीटा। अब चलो यहाँ पे x2 का वैल्यू r cos थीटा और y2 का वैल्यू r sin थीटा और x1 का वैल्यू 0 कोमा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर OP का वैल्यू अगर बाबू ने निकालना चाहें तो देखो तो x2 माइनस x1 ना, तो cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर r साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, हाँ या ना? r cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो चल तो यहाँ ध्यान देना है आपका कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? r cos थीटा माइनस 0 तो यानी r cos थीटा तो आपका r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r साइन थीटा माइनस 0 r साइन थीटा तो उसका स्क्वायर है तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ r स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं? तो चलो तो यहाँ r स्क्वायर इंटू 1 तो यहाँ से वैल्यू आपका r, देखो तो पहले से आपका OP इक्वल टू r दिया हुआ है, हाँ या ना? OP इक्वल टू आपको r दिया हुआ है, तो यानी जो हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू मिला r कोमा थीटा उसको हमने कार्टिजन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया। और 1 सेकेंड कार्टिजन कोऑर्डिनेट आने के बाद जब मैंने डिस्टेंस फार्मूला से हमने OP का डिस्टेंस जो निकाला तो जो पोलर कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस दिया हुआ था वही वैल्यू हमारा आया। क्लियर? अब आ जाओ हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे OP इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को निकालना है क्या, थीटा का। तो चलो हम लोग थीटा का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो देखो
अभी तुम OP का वैल्यू निकाले हो ना, लेकिन OP के वैल्यू निकालने से पहले तुम्हारे पास हैं क्या सब? तुम्हारे पास है y का वैल्यू और तुम्हारे पास है x का वैल्यू। अगर बोले तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल OMP में परपेंडिकुलर का वैल्यू y है और बेस का वैल्यू x है। सुन रहे हो? परपेंडिकुलर का वैल्यू y है और बेस का वैल्यू, आपको तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आपने वैल्यू निकाला। तो अगर आपके पास y और x दिया है तो क्या निकाल सकते हो? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है, 1 सेकेंड हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है। लेकिन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, जो कि दोनों दिया हुआ है। तो थीटा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बोले तो y अपॉन एक्स। सुन रहे हो ना? तो देखो तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू जब y बाई एक्स आ गया तो यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स मैंने पढ़ाया है y बाई एक्स। अब सर, अब थीटा का वैल्यू आ गया, OP का मान लो कि जो डिस्टेंस भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए। अब इस कार्टिजन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है। कार्टिजन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना है तो हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में r कोमा थीटा होता है। r बोले तो OP का डिस्टेंस और थीटा बोले तो OP का x एक्सिस के साथ एंगल। तो यहाँ पे OP का डिस्टेंस जो हमारा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू हमारा क्या है? टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो अब जब हम इसका वैल्यू लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो देखो अब यहाँ पहले तो r, तो r इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू क्या? टेन इनवर्स y बाई। समझ में आया जी? ये तुम्हारा वैल्यू जो है, यानी कार्टिजियन से तुमने यहाँ पे पोलर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे तुमने पोलर से कार्टिजियन में कन्वर्ट किया। समझ में आया? समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत? इसको पहले नोट करो, फिर मैं इस पर एक क्वेश्चंस देता हूँ, फिर ये टॉपिक को क्लोज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ऐसे मैंने इसका डिस्कशन पहले कर चुका था, मैंने फिर से आपको रिवीजन करा दिया कि द रिलेशन बिटवीन कार्टिजन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अगर किसी पॉइंट को अगर हमको पोलर कोऑर्डिनेट में अगर उसका वैल्यू दिया है तो हम कार्टिजन में निकाल सकते हैं, और कार्टिजन में दिया है तो हम उसको पोलर में निकाल सकते हैं। चलो नोट करो। ध्यान देना है कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट में मान लीजिए कि हम लोगों को एक पॉइंट का जो लोकेशन है न्यूमेरिकली समझने के लिए, ये आपका x और ये y, एक पॉइंट है जिसका वैल्यू आपका दे दिया है 3,4। तो पॉइंट P हम लोग यहाँ पे 3,4, इसका मतलब आपका ध्यान देना है कि यहाँ से जो आपका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका ये कितना है? 4। अब मीटर, अब यहाँ पे 4 मीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 मिलीमीटर हो सकता है, 4 किलोमीटर यूनिट। और यहाँ से आपका जो ये डिस्टेंस है ये आपका 3 यूनिट है। इसको हम लोग 4 यूनिट लिखेंगे, इसको हम लोग 3 यूनिट लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपको ओरिजिन O से P का डिस्टेंस, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए? ओरिजिन आपका O से P का डिस्टेंस और ये आपका एंगल थीटा, यही ना चाहिए। तो O से P का डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास कौन से फॉर्मूला है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 आपने 3 को ले लिया, y2 आपने 4 को ले लिया, x1 आपने 0 कोमा और y1 आपका 0 को ले लिया। ठीक है? तो जब यहाँ से वैल्यू हमारा आता है तो ध्यान देना है आपका कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, तो ये आपका 25। तो क्या आ गया यहाँ से आपका 5 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो आपको OP का डिस्टेंस मिल गया। अब आपको चाहिए ये एंगल, तो ये एंगल निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 4/3, और थीटा इक्वल टू आपका आ गया टेन इनवर्स 4/3। अब कार्टिजन कोऑर्डिनेट यानी जिस पॉइंट का लोकेशन 3,4 है उसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 5,10 इनवर्स 4/। समझ में आया? समझ में आया? अब चलो अगला ध्यान देना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे हम दूसरा प्रॉब्लम आपको समझाते हैं। फिर से हम लोग
पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। अब पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट का मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट आपको ध्यान देना है सब लोगों को, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कि दे दिया है पोलर कोऑर्डिनेट में P का 2,30 डिग्री, क्या दे दिया 2,30 डिग्री। इसका 2,30 डिग्री का मतलब कि O से P का डिस्टेंस आपका 2 यूनिट, अब ये 2 मीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, कुछ भी, तो 2 यूनिट। और ये एंगल आपको दे दिया कितना आपका 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि इस पोलर कोऑर्डिनेट को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो। तो अभी मैंने तुरंत आपको दोनों को कंप्लीट करके दिया है। और देखिए यहाँ से जब आप इमेजिनरी लाइन या रियल लाइन से ही अगर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को अगर आप M ले लेते हैं, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वल टू यहाँ पे आया था आपका r cos थीटा कोमा r sin थीटा। तो r इक्वल टू आपका 2 है और थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। तो ये आपका क्या है r cos थीटा और ये वैल्यू क्या है रे r sin थीटा, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है ना और ये y का वैल्यू है ना। तो चलिए 2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 कैंसिल ना, ये कितना आ गया √3 आ गया। अब चलो r sin थीटा, तो आपका 2 cos 2 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल ना, ये 1 आ गया ना। तो चलो तो अभी हम इसको जब लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो x, y, तो √3, प्यारे बच्चों आज के बाद आपको कैसा भी प्रॉब्लम अगर मान लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट में रहेगा उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रहेगा उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना आप सीखे या नहीं। चलो यस, अभी थोड़ा और सब होगा, सब होगा, आगे बताऊं। अब तो पोलर और कार्टेशियन में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो मैंने आपको बता दिया, तो यहीं पे मैं एक बात और आपको सिखा देता हूँ, इससे आगे और इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। हम राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम हम लोग रखते हैं OMP। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हो सकता है कि बेस इसका 4 है और ये साइड आपका 3 है, ये 4 और ये 3। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप 3 इसको 4 ले सकते हो, समझ रहे हैं ना। या तो ये 4 ये 3 होगा, या ये इसको 3 ले लीजिए, इसको आप 4 कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तो आप जानते ही हो। दूसरा बात आप जानते हो कि √अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वो इसके हाइपोटेनस के इक्वल है। तो √अंडर 4 का स्क्वायर प्लस √अंडर 3 का स्क्वायर, √अंडर 4 का स्क्वायर प्लस √अंडर 3 का स्क्वायर, यही ना करोगे हाइपोटेनस निकालने के लिए। तो क्या आएगा 16 + 9, तो √अंडर 25, तो कितना आ गया कि इसका वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट। हाँ या ना। इस ट्रायंगल के लिए बोला कि अ ट्रायंगल ऑफ साइड, अ राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4 and 5 एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, देन द टू एंगल्स विल बी, एक आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 37 डिग्री और ये आपका आ जाएगा 53 डिग्री। तो 37 + 53 इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री ना। तो अब देखिए सर कैसे तय करेंगे, इसमें हम कैसे फिक्स करेंगे कि एक हमारा 37 डिग्री है और एक हमारा 53 डिग्री है। तो एक बात तुम मेरे को बताओ कि यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया, मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया और फिर मैंने इस लाइन के ही पैरेलल एक लाइन लिया, वो मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसको एंगल को हम लोग θ2 मान लिए, इसको हम लोग θ1 मान लिए। हम पूछेंगे इस दोनों एंगल में कौन से एंगल का वैल्यू लार्ज है, कौन से एंगल की वैल्यू बड़ा है, तब किसका बोलोगे, किसका बोलोगे, किसका θ1 का, θ2 का। आप कह रहे हो कि θ2 का वैल्यू बड़ा है θ1 से, क्यों, क्यों बड़ा है? हाँ बोलो, बोलो कि कौन सा वैल्यू दोनों में θ1 और θ2 में तुम θ2 को बड़ा क्यों कर रहे हो? अरे इसका बेस के साथ या इस लाइन के साथ इसका इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, इसका इंक्लाइनेशन इसके कंपैरिजन में कम है ना। तो देखो अब
ये तुम्हारा 4 साइड है और ये यहाँ से 3 है ना, ये एंगल आपका फिक्स है, तो ये तो हाइट आपका 3 है। अब इसको तुम बेस मान लो, तो ये हाइट अगर तुम 4 ले लोगे तो किस में ज़्यादा इंक्लाइनेशन बनेगा? ये इंक्लाइनेशन ज़्यादा बनेगा, तो ये आपका हो गया 53 डिग्री और ये आपका हो गया। और आज से तुम लोग एक बात, हाँ तो ये समझ गया ना, क्या राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4 एंड 5, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स विल बी 53 एंड 37 या 37 और 53 डिग्री। अब यहाँ से देखो तुम, साइन 37 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस बोल रहे हो, परपेंडिकुलर अपन बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब सुनो, तो हम लोग 37 लिए, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा? चलो cos 37 क्या होगा? tan 37 नहीं होगा, अरे नहीं बोल रहे हो। अब यहीं पे बात करेंगे साइन 53, तो साइन 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा और cos 53 डिग्री इक्वल टू कितना होगा और tan 53 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? हाँ, तुम्हारा जवाब मिल गया ऋषभ। चलो, tan इनवर्स 4/3 को क्या बोलेंगे? 53 डिग्री बोलेंगे। अब सुनो एक मिनट, अब इस साइन का क्या कोसेक भी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा, या मान लीजिए कि आपका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो कोसेक 37 निकालेंगे तो 5/3, सेक 37 निकालेंगे 5/4, कॉट 37 निकालेंगे 4/3, है ना? कोई दिक्कत? चलो, हर ट्रेंगल नहीं, वह ट्रेंगल, वह राइट एंगल ट्रेंगल भी नहीं, वह राइट एंगल ट्रेंगल जिसका साइड 3, 4 और 5 हो, यानी 3 और 4 आइदर इसमें कोई एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, और 5 जो इसका सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस होगा, है ना? तो उस ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, लेकिन अदर जो 2 एंगल होंगे उसमें एक 37 और एक 53 डिग्री होगा ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन। चलो नोट करो। अब किसी राइट अलग अलग वैल्यू होगा। अब मान लो तुम यहाँ पे 30 डिग्री ले लोगे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/2, यानी उसका परपेंडिकुलर 1 होगा, हाइपोटेनस 2 होगा। लेकिन जिसका एंगल 37 आ गया, अब ये भी सुनो ना, अब ये भी उसको जस्ट इसका हम रिवर्स बोलते हैं। अभी तो साइड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे थे ना, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड 3, 4, 5 है, तो उसका जो एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, अदर 2 एंगल जिसका सम 90 डिग्री होगा, उसमें से एक आपका 37, दूसरा 53 होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है और दूसरा एंगल अगर 37 है, दूसरा एंगल, तो तीसरा ऑटोमेटिक 53 होगा और उसका साइड 3, 4, 5 होगा। तो 37 के सामने वाला साइड 3 होगा और 37 और हाइपोटेनस के साथ, मतलब 37 डिग्री एंगल बनने में 2 साइड का जरूरत है, एक ये और एक ये, तो एक 4 होगा, दूसरा, समझ गए? तो यानी इसके सामने वाला 3 और हाइपोटेनस जो लार्जर है वो 5, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक 4, हाँ या ना? अगर एक एंगल अगर 53 डिग्री है तो दूसरा ऑटोमेटिक 37 होगा, 53 के सामने वाला 4 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा, ऑटोमेटिक बेस उसका 3 हो जाएगा। समझ गए? मत करो। तो अब तुम लोगों के प्रॉब्लम में डायरेक्ट आएगा साइन 53, ये वैल्यू तुमको याद रहना चाहिए। ये और सबसे बढ़िया की कंसेप्ट तो तुम्हारा ये है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसमें 2 साइड हमारा 3 और 4 है, तो थर्ड ऑटोमेटिक 5 होगा, उसमें एक एंगल 37 होगा जिसके सामने वाला साइड 3 होगा, एक एंगल आपका 53 होगा जिसके सामने वाला साइड 4 होगा। तो अब हमारा टॉपिक हेडिंग है इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स टूल। इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स टूल है तो बहुत सारा, लेकिन अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट
जो अभी टर्म्स यूज़ आने वाले हैं हाल के चैप्टर्स में, उसको हम लोग पढ़ लें। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन को आप घर में बुलाते हो, या मान लो साइकिलिंग सब लोग करते हो, तो साइकिल मैकेनिक की दुकान पे आप जाते हो और आपका साइकिल अगर ख़राब हो जाए, उस साइकिल मैकेनिक के पास अगर उसका अपना इंस्ट्रूमेंट या टूल नहीं रहेगा तो क्या आपको साइकिल को ठीक कर पाएगा? या कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, उसके पास जो इलेक्ट्रिकली जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए अगर वो नहीं रहेगा तो क्या वो काम कर पाएगा? हमारा टूल्स क्या है? ये मार्कर है, डस्टर्स हैं, बोर्ड हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे? इसी तरह से अगर आप एक स्टूडेंट जो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है, उसके पास फिज़िक्स पढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स फार्मूला हम टूल्स लिख दिए हैं, थोड़ा सा आपको अट्रैक्शन लगेगी, टूल्स सर क्या कुछ देने वाले। ये मैथमेटिक्स फार्मूला विच आर यूज्ड इन फिज़िक्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स फार्मूला विच इज़ यूज्ड इन फिज़िक्स के बारे में पढ़ना। इसमें बहुत सारे फार्मूले तुमको आते होंगे, मैं जो लिख रहा हूँ अभी बोर्ड पे लिखना शुरू करूँगा, तुमको लगेगा सर ये सब बता रहे हैं। हाँ सब, वो आपको बहुत सारे इसमें आते भी होंगे, बहुत सारे आपको इसमें आते नहीं होंगे। किसी भी नंबर्स का पावर any1 to the power 0 इज इक्वल टू, सब लोग जानते हो, a to the power 0 इक्वल टू 1, b to the power 0 इक्वल टू 1, c to the power 0 इक्वल टू 1, e to the power 0 इक्वल टू 1, x to the power 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू। तो पहला आपका ये आ गया। दूसरा ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, बी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी, सी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू सी। सीख रहे हैं? चलिए, फिर उसके बाद आपका यहाँ से आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सब लोग को मालूम है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना? या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो? चलो, सब तो मालूम है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल क्यूब पूछूं? कौन कौन लोग बताओगे a प्लस बी का होल क्यूब? जो लोग हाथ उठाओगे मैं उन्हीं से पूछूंगा, जो लोग हाथ नहीं उठाओगे मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यानी बस इतने ही लोगों को पता है a प्लस बी का होल क्यूब, और बाकी लोगों को नहीं पता है। चल बाबू तू बता तो, a प्लस बी का होल क्यूब। वेरी गुड, बैठो। तो क्या इसमें है क्या जो तुम लोग को नहीं पता है रे? चल यहाँ देख, इसको हम लोग देखो, अब a प्लस बी का होल क्यूब का कहीं टर्म आ गया तो कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा इसको तुम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? अच्छा, a प्लस बी इंटू तुम यहाँ क्या कर लोगे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी तो ए प्लस बी का होल क्यूब का ये भी फॉर्मूला हो गया, हाँ या ना? और सबसे लास्ट में आपका यहाँ मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन में लिखें तो आपका 3ab को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी। ये आपको ये 5 के 5 फॉर्मूले कहीं भी यूज हो सकते हैं, और भी इसका हम बताएंगे। तो ये तो आपका बना ही कम से कम इतना। अब चलो तो नेक्स्ट, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब भी सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला। तो देखो इसमें अब मैं जो लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको आता ज़रूर है, आप 10th पास करके आओ, ऐसा थोड़े कि आपको नहीं आता है, याद नहीं है सर, प्रैक्टिस में नहीं है, उसको सीरियस ध्यान नहीं रखे इसलिए भूल गए, तो कोई बात नहीं, भूल गए वेरी गुड। अब यहाँ से जब बता रहे हैं तो याद रखना है, अब भूलेंगे तो वेरी बैड, अभी भूल गए तो वेरी गुड, लेकिन अब भूलेंगे तो अब हमेशा याद रखना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से हम लोग a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। सुन रहे हो बाबू रे? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर,
इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी आपका आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट टर्म हमारा जो आ जाएगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपसे हम पूछेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए तो कि मैं कंप्लीट ही कर दूं, कंप्लीट ही कर देता हूं। तब अब देखो ए प्लस बी का हमने होल क्यूब पढ़ लिया। अब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोगों को पढ़ना है। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा। अब यहाँ से देखो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकलेगा तो इसको हम लोग उस साइड लेकर चले जाएंगे। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक तो ये होता ही है, दूसरा आपका ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये भी होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, बता दें एक इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे, अलग अलग इसको तोड़ोगे तो देखो तो ए क्यूब ए से करेंगे तो ए क्यूब होगा माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो तो क्या प्लस ए स्क्वायर बी हुआ ना जी, फिर माइनस ए बी स्क्वायर, बोलो जल्दी, और लास्ट में आपका क्या प्लस बी क्यूब। ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी कट गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा, समझ रहे हो। तो आपका ये भी फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे फिर से आपका यहाँ अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बताना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ से भी निकाल सकते हो। हम माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी को हम यहाँ लेके चले जाएंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ये सब चीज़ तुम लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये सब भी पता नहीं है। ऐसे वाजी में बोले तो फिज़िक्स की फैकल्टी को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक बार रिकॉल हो जाए, फिर पुनः याद हो जाए, और अब की बार याद ऐसा हो कि फिर कभी भूलने की उसकी आवश्यकता ना हो। चलो प्यारे बच्चों, आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहीं से हम लोग फिर दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे ए माइनस बी, सुन रहे हो ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इसको देखते चलना। अब देखिए तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का भी कभी कभी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आ जाओ तो यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक, अब आइए, अब आपको रहेगा कि x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, यानी जब मान लीजिए कि आपका जब दो मान लीजिए टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं, दोनों के बेस इक्वल हैं, पावर अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर m प्लस n। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 3 प्लस 5, 2 का पावर 8, 10 का पावर 2 तो 10 का पावर 3 इक्वल टू 10 का पावर 2 प्लस 3, 10 का पावर, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना है। अगला टर्म्स, अगला फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ कि आपका x टू दी पावर m, ध्यान दो यहाँ, डिवाइडेड x टू दी पावर n, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टू दी पावर m बाय x टू दी पावर n। सुन रहे हो ना, तो ये डिवाइडेड ही ना हुआ। अब जैसे डिवाइड में रहेगा तो आपका यहाँ हो जाएगा x का पावर m माइनस n, कितना हो जाएगा m माइनस n। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो x 10 का पावर 3 और डिवाइडेड 10 का पावर 2, तो यहाँ से 10 का पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 10 का पावर 1। अब चलिए अगला टर्म आपको पता ही होगा, 1 बाय एक्स का पावर अगर n है, यानी आपका न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x का पावर n है, तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा x का पावर माइनस n। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ 1 बाई 8 लिखा हुआ है, तो हम 1 बाई 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं।
2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तो 1/2 का पावर 3 लिखेंगे। जब 2 का पावर 3 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो 2 का पावर आपका हो जाएगा -3। इसी तरह से एग्जाम्पल में अगर 1/10 का पावर अगर -9 है तो जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो -9, तो 10 का पावर आपका +9 आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करिए अच्छे से। तुम लोग लंच लेके आया था? सब लोग लंच किए हो? तो हमको लग रहा है कुछ कुछ लोग लंच नहीं किए हुए हो, एकदम चेहरा सूखा हुआ जा रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। लंच लाइए, दम भर खाना खाइए, दम भर पानी पी के बैठिए क्लास में, है ना। 90 मिनट्स सही से अगर हम क्लास ले लेंगे तो आप कितना भी खाना क्यों ना खा लें, मेरे 90 मिनट्स क्लास के बाद आपको फिर से भूख लग जाएगा। तुम लोग शिक्षा कुंज यूट्यूब चैनल्स भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे उस पर आपको हमेशा अपडेट होते मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई टॉपिक गलती से अगर तुम लोग आपस में बात करने के कारण या कहीं और ध्यान चले जाने के कारण अगर टॉपिक छूट गया हो तो फिर से वहाँ पे देख के अपडेट कर सकते हो। ऐसे उम्मीद है कि अगले मंथ तक तुम लोगों का क्लास भी कम्प्लीटली हाइब्रिड स्टूडियो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सारे फैकल्टी जितने चीज़ें पढ़ाएंगे सब कुछ लेक्चर रिकॉर्ड होंगे और वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे और ऑफलाइन क्लास भी मिलेंगे। किसी कारण से मौसी के यहाँ जाने के कारण, बुआ के यहाँ जाने के कारण या किसी मान लीजिए मैरिज फंक्शन या बर्थडे फंक्शन में जाने के कारण या हैवी रेन के कारण किसी कारण से अगर क्लास अब्सेंट कर गए तो भी पढ़ाई नहीं छूटेगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख के उसको पूरा कर सकते हैं। और भी आप लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस या मान लीजिए आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस को भी हम लोग अलग से अरेंज करेंगे ताकि आप इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम टाइम कितना दे सकते हो। 6 आवर बहुत हो गया। अब इसके अलावे भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको घर पे भी तंग करेंगे तो यहाँ से लाइव आके, है ना। तो वो सारा अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ कुछ जानकारी और कुछ कुछ मान लीजिए एक्सेसरीज़ के कमी के कारण हम लोग उस सेक्टर में थोड़ा सा पीछे छूट गए थे, लेकिन इस बार हम लोग वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। चलो देखो यहाँ पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं तो गर्मी पे ध्यान है। x टू दी पावर m इंटू एक्स टू, अब मान लीजिए इस तरह से देखो आप यहाँ पढ़ाई करेंगे तो ना भूख लगेगा, ना नींद आएगा, ना गर्मी लगेगा। अभी कंटिन्यू लाइट कटा हुआ में पढ़ा, हमको कहाँ वोमिटिंग आ जा रहा है, चक्कर कहाँ आ जा रहा है। अभिमन्यु युद्ध के मैदान में लड़ने गया, वो ये सोच के लड़ने जाता कि चक्रव्यूह का 7वां गेट मुझे तोड़ना नहीं आता है, तो क्या आज उसकी कथा आपको सुनाते हैं हम। वो इतिहास के पन्नों में वीर सपूत के नाम से जाना जाता, वीर योद्धा के नाम से जाना जाता। वो छात्र क्या जिसको गर्मी वर्षा पानी धूप डरा दिया है? कल को तुम मान लो मेडिकल नीट वाले बैच में हो ना, मान लो फ्यूचर में तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे, सर्जन बन जाओगी, कैसे तुम मान लो कि ओटी में पेशेंट गोली लग के आ गया, तुम लाइट अगर कट गया तो उसका जान चला जाएगा। अपने आप को कंफर्ट में ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हर परिस्थिति से लड़ने के लिए रेडी रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। घर में एसी हम लोग लगा लेंगे रोड पे, और रोड पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है अभी, सब के पीछे रीज़न क्या है जानते हो? ग्लोबल वार्मिंग हम लोग के द्वारा खुद दिया जा रहा है। इतने ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और इतने ज़्यादा मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड डे बाई डे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, तो जिसके कारण देखिए स्थिति क्या है। अनटाइमली हैवी रेन, अनटाइमली हैवी मान लीजिए कि आपका हीट चल रहा है अभी, तो हर जगह हम लोग एसी को नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं ना। इसलिए हम लोग उतने ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट ना ले जाइए, एकदम फ्लेक्सिबल रहिए, है ना। साहस से कभी कमज़ोर नहीं होना है, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ। चलो x का पावर m इंटू n, x का पावर mn। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे लेना है कि 2 का पावर यहाँ पे 3 है और इसका पावर आपका 2 हो गया। बहुत सारे बच्चे 3 3 9 कर देते हैं। यहाँ पे आपका होगा 2 का पावर 6, 10 का पावर यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 10 का पावर, समझ गए। चलो अब इसके बाद ध्यान देना है रे बाबू। अब आपका यहाँ पे ध्यान दो कि अगर x का पावर m इंटू वाई का पावर m,
देखो जब बेस सेम था पावर डिफरेंट था तो ऐड किए, इसमें आपका हो जाएगा एक्स वाई का पावर m। सुन रहे हो? अब जैसे मान लो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5, तो ये तो ऐड कर दोगे, तो ऐसे नहीं, 2 का पावर 3 और 4 का पावर 3, एग्जाम्पल देख रहे हो ना। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 × 4 का पावर 3, बोले तो 8 का पावर 3, और देखिए तो 10 का पावर 5, 9 का पावर 5, 90 का पावर 5। समझ गए? चलिए, ये तो आपका सर्ड्स और इंडिसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया जो बेसिक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग लॉग के बारे में पढ़ते हैं। लॉग पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? लॉग के बारे में कोई कंसेप्ट तुम्हारे पास नहीं ना है? देखो बोलो जल्दी। नहीं है? चलो देखो यहाँ ध्यान देना है, अब ध्यान देना है। a का पावर b इक्वल टू मान लो c है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तो लॉग जो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट आया कि लॉग बेस a, अब लॉग कहाँ जाएगा? बेस a में, लॉग बेस a में c का वैल्यू हो जाएगा b। सीख रहे हो? a टू दी पावर b इक्वल टू c, तो लॉग का बेस अब बन जाएगा a और c का वैल्यू हो जाएगा b। कहने का मतलब ध्यान देना है, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। सुन रहे हो? 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आपका लॉग बेस अगर 2 है तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 3। सुन रहे हो? चलो 3 का पावर 2 इक्वल टू आ गया 9, तो लॉग बेस 3 9 का वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा अब देखो यहाँ x का पावर y इक्वल टू अगर z है तो log x उसका बेस होगा z इक्वल टू y। अब कल मैं तुमको समझाऊंगा सर ये बेस क्या होता है, ये बेस क्या है। ठीक है? तो गाना वाला बेस नहीं, फिजिक्स वाला बेस, लॉग वाला बेस। अभी नहीं कि सर बेस क्या होता है तो बेबी को बेस पसंद है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, यही गाना है ना, ये नहीं होना चाहिए। लॉग वाला बेस ये क्या होता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।